हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम यार सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी के नेबरिंग एटम्स देखेंगे, रिलेशन देखेंगे एटॉमिक रेडियस में और लैटिस पैरामीटर में, और फिर इन दोनों चीज का हम यूज करके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है। और साथ में यार हम बेसिस भी देखने वाले हैं, टू एटम बेसिस एफसीसी और पीसीसी के केस में। तो उस चीज के लिए जरूर रुकना क्योंकि वो नई है। बाकी शायद से तुमने 12th क्लास में पढ़ रखा हो और उस तक कुछ लोगों ने वो भी पढ़ रखा हो, लेकिन हो सकता है मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो उस चीज के लिए जरूर देखना, ठीक है, ये वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल क्यूबिक पे। तो सिंपल क्यूबिक यार क्या है हमारा? सिंपल जस्ट एक, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है यार, हमारे सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम प्लेस होते हैं, करेक्ट। तो ये हो गए। तो अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना है? नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, ठीक है। नियरेस्ट नेबर हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा वही होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अगर हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो अभी उस चीज के लिए यार हमें पहले थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को लेना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारा एक सेल है, राइट। अब ऐसी एक सेल यार इसके साइड में भी होगा, एक नीचे भी होगा, एक ऊपर भी होगा, ठीक है ना। चारों तरफ इसके होगा, हर साइड होगा इसके, करेक्ट। बहुत सही। तो अभी हम कह सकते हैं एक सेल ऐसे होगा, राइट। ये हमारा एटम सिमेट्री है, मतलब थोड़ा सा सिमेट्री बिगड़ रही है, ठीक है, लेकिन तुम सिमेट्री मानो कि सिमेट्री है, ठीक है। अब ऐसे यार दो नीचे होंगे, दो ऊपर होंगे, दो पीछे होंगे, दो आगे होंगे इसके, ठीक है, राइट। तो अभी यार एक थोड़ा सा अज्यूम करो, जो हमारा ये वाला प्लेन है ना, इस प्लेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ये जो प्लेन है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कौन सा प्लेन कह रहा हूँ? तो जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है उसका जो ये बेस है वो हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। ऐसे यार ये वाला प्लेन एक्सटेंड होगा ऊपर, हम इसको एक्सटेंड कर नहीं रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, मतलब एक ऊपर होगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे यार जो ये पूरा बनेगा हमारा 4 यूनिट सेल बन जाएंगे हमारे, जो मैं अगर मैं इस प्लेन को पूरा एक्सटेंड करूँ, जो मैंने एक लाइन बना के छोड़ा तो, ठीक है, 4 यूनिट सेल बन जाएंगे। और ऐसे हमारे 4 यूनिट सेल नीचे होंगे इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। फिगर समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यार, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अब यार इस एटम को कंसीडर करो, जो हमारे सेंटर एटम है, जो मैं ग्रीन कलर से मैंने बना दिया है जिसको, ठीक है। ये हमारा एक एटम है यहाँ पर, या तुम कह सकते हो कि लैटिस पॉइंट है, कुछ भी मान जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, ठीक है। अब यार इस पॉइंट से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, मतलब 3 डिफरेंट डिस्टेंस हैं जहां पर हमारे एटम प्लेस हैं। सबसे पहले है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा है ए डिस्टेंस। अगर हमारे इस क्यूब की ए लेंथ लैटिस पैरामीटर है हमारा, मतलब बेसिकली हमारा इस क्यूब का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए। दूसरा होगा यार हमारा ये वाला क्या है? ये फेस हमारा। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी? √2a, करेक्ट। अब ऐसे यार एक हमारा बॉडी डायगोनल होगा, ये वाला यानी कि, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी √3a। तो अब हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी की लेंथ है, एक की ए है, एक की √2a है और एक की √3a है, ठीक है। तो हमारा जो साइडवेज वाला है ए, वो सबसे पास है, राइट। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट नेबर। अब यार ऐसे ही नियरेस्ट नेबर हमारे पास कितने पॉसिबल हैं वो देखते हैं। अब एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये, तीसरा हो गया हमारा ये वाला, और चौथा हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास 4 तो इस प्लेन के ऊपर हो गए, ठीक है। ऐसे यार एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4 + 2 हमारे पास 6 एटम्स हो गए, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, मतलब हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर है वो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो हमारा 6 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस और लेंथ लैटिस पैरामीटर के बीच में रिलेशन, यानी कि हमारा आर जो हमारा रेडियस है एक एटम का, और ए जो हमारा लेंथ लैटिस पैरामीटर है, ठीक है। तो उस चीज के लिए यार एक इस यूनिट सेल का एक फेस कंसीडर कर लो। इसके फेस पे यार क्या है कि कॉर्नर्स पर हमारे 4 एटम प्लेस हैं, राइट। लेकिन यार ये जो हमारे कॉर्नर एटम है, मतलब जो पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, ये हमारे सिर्फ लैटिस पॉइंट को शो करता है, लेकिन जो हमारा एटम है वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा मैक्सिमम जितना वो एरिया कवर कर सकता है। क्योंकि यार जो हमारा सॉलिड है वो हमारा क्लोजली पैक होते हैं, राइट। लूजली पैक तो नहीं होते, मतलब दो एटम के बीच में स्पेस तो नहीं होता है, राइट। तो जो ये वाला गैप है यहाँ पर 0 होगा, तो और वो ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यार जो मेरी ये वाली फिगर है, जो मैंने ये वाली ड्रॉ की है, वो ये है, ठीक है। बस इस केस में क्या है यार, हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हमारे लैटिस पॉइंट शो करते हैं, और इस केस में हमारा पूरा एटम है,
ठीक है। तो अगर मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लूं और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इसमें, अभी देखो जो ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये हमारा आर है, आर यानी कि हमारा एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। और जो ये हमारी ये वाली है, ये वाली, ये वाली मतलब कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, ठीक है, ये हमारा है ए, ठीक है, मतलब कि लेंथ लैटिस पैरामीटर। चीज समझ में आ रही है? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि हमारा 2r इज इक्वल टू ए हो जाएगा? कह सकता हूं ना? तो हमारे पास रिलेशन आ गया है कि 2r इज इक्वल टू ए, आर हमारा एटॉमिक रेडियस और ए हमारा लेंथ लैटिस पैरामीटर। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, हमारे पास रिलेशन आ गया। अभी इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का देख लेते हैं यार, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है यार वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बेसिकली यार अगर हम इस क्वांटिटी को इनटू 100 कर दें तो वो हमारी ऑक्यूपेंसी देती है, मतलब कि एटम्स ने कितना पोर्शन एक यूनिट सेल का कवर कर रखा है, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एन इफेक्टिव ले लें, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं वो हम निकाल लें और एक एटम की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम क्वांटिटी देगा, राइट। और डिवाइडेड बाय सेम मतलब जो ऊपर है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें बेसिकली ये निकालना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, और ऑक्यूपेंसी निकालने के लिए इनटू 100 कर देना पड़ेगा हमें इसका, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। तो अभी हम सिंपल क्यूबिक की ही बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए सबसे पहले हमें एन इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। एन इफेक्टिव यार हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। एन इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एटम्स देखना पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ एटम है? 8। और एक एटम का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो 1 एटम का आ गया, राइट। 1 एटम पर सेल, ठीक है। तो एन इफेक्टिव आ गया हमारे पास 1। ओके, इतना क्लियर है? अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम हमें देखनी है। तो अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट करते हैं, APF इज इक्वल टू एन इफेक्टिव कितना है? 1। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम लेना है हमें, कितना होगा? अभी हम एटम को यार एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऊपर स्फीयर कंसिडर किया था, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम। यूनिट सेल क्या है हमारा? क्यूब। तो हमें ए क्यूब कर देना है, जस्ट सिंपल। क्लियर है? बहुत सही। अभी यार हमारे पास एक ऊपर रिलेशन आया था आर और ए के बीच में, वो क्या था? 2r इज इक्वल टू ए, करेक्ट। तो अब हम जस्ट ए को रिप्लेस कर देंगे 2r से इस एक्सप्रेशन में और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4πr³/3 8r³। r³ से r³ कैंसिल आउट और ये हमारे पास बच जाएगा π/6 जो कि होगा 0.52, ठीक है। और अगर हम इसको इंटू 100 कर देंगे तो ये 52% आ जाएगी। तो जो हमारी ऑक्यूपेंसी है इसकी सिंपल क्यूबिक की वो 52% आ जाएगी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्लियर है? सिंपल था। तो ये था हमारा सिंपल क्यूबिक। अभी यार इसके बाद है एफसीसी और बीसीसी, तो उनमें से एक डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। बीसीसी ही कर लेते हैं, ठीक है। एफसीसी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, यही कुछ अलग नहीं है। और यार ये जो हमारी 52% है ये काफी कम ऑक्यूपेंसी है वैसे देखा जाए तो, इसलिए हम इसको लूजली पैक्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे आने वाले देखेंगे यार किसी केस में यार वो इंक्रीज भी होगी और हो सकता है वो डिक्रीज भी हो जाए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं फिर निकालने की। अभी हम बीसीसी देखने वाले हैं। तो बीसीसी में यार क्या है हमारे पास एक मतलब वही यूनिट सेल है हमारे पास सेम, जस्ट उसके एक बीच में एक एटम और एक्स्ट्रा है, जो उसका बॉडी के सेंटर है, जो उसका एक एटम वहां पर एक्स्ट्रा है। कॉर्नर्स पर तो हमारे है ही और साथ में एक हमारा वहां पर है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली जो हमारा एन इफेक्टिव है वो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बॉडी से आएगा और एक कॉर्नर्स की वजह से आएगा। चीज समझ में आ रही है? हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। और आपने 12th में भी किया होगा, कोई वो नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई। अभी इसके बाद हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, देख लें एक बार इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं यार। इसमें यार देखो दो पॉसिबिलिटी है, हम इसी को मानते हैं सेंटर वाले को, ठीक है। हम सेंटर वाले को थोड़ा सिमेट्री की वजह से तुम्हारा इजी रहेगा तुम्हें समझना।
ठीक है। अभी इस सेंटर वाले के बीच में और जो कॉर्नर एटम हमारा कोई भी चूज कर लो, ये वाला चूज कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एटम है, इसको चूज कर लेते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल का जो हाफ होगा वो हमारा इसका बीच का डिस्टेंस होगा। बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 है, तो डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हमारा इसके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है। और जो हमारा जो सेकंड टाइप का डिस्टेंस आएगा वो आएगा इसके साइड में एक सेल और है और उसके बॉडी सेंटर में एक एटम है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला a हो जाएगा, तो ये वाला इससे बड़ा है, राइट। तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा जो नियरेस्ट नेबर है वो हमारा एक सेंटर एटम के लिए कॉर्नर एटम जो है वो नियरेस्ट नेबर है। और ऐसे कितने एटम्स हैं यार, 8 एटम्स हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर्स एटम है ना हमारे। ठीक है। तो हमारा एक तो ये हो गया, एक ये वाला होगा यहाँ पर, ऐसे एक ये वाला होगा, फिर एक ये वाला होगा, 4 हो गए, 5, एक ये 6, 7 और एक ये 8। ठीक है। तो हमारे पास 8 एटम्स हो गए। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा वो 8 हो जाएगा बीसीसी के केस में। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं उसकी, किसकी, रेडियस और लेंथ लैटिस पैरामीटर के बीच में रिलेशन की। ठीक है। तो यार अब इस चीज के लिए हम एक बॉडी डायगोनल लेते हैं। ठीक है। बॉडी डायगोनल से इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। अभी देखो यार, बॉडी डायगोनल के एंड पे हमारा वो होगा एटम। ठीक है। ये मतलब कॉर्नर एटम होंगे ये वाले हमारे। ठीक है। मतलब ये वाला हमारा और ये वाला एटम हम कंसिडर मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये पिंक कलर से शो कर रहा हूं मैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। ये वाले हमारे, ये वाला है और जो ये वाला एटम है वो ये है। ठीक है। हम इसको बॉडी डायगोनल मान रहे हैं और एक सेंटर पे इसकी होगा जो हमारे बॉडी वाला एटम होगा। चीज समझ में आ रही है? तो ये वाले हमारे 3 एटम होंगे, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। ठीक है। मैं मेंशन भी कर देता हूं बॉडी डायगोनल। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया। तो अभी देखो यार, इस चीज को समझो कि ये हमारे सिर्फ लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जो हमारा एटम है वो हमारा पूरा क्लोज होता है, मतलब कि टच होते हैं आपस में। ठीक है। तो ये हमारा शेप यार, मतलब स्फीयर है पूरे। ठीक है। थोड़ा सा गलत गंदे बन रहे हैं, मतलब तुम मान लो। ठीक है। थोड़े गंदे बने, कोई नहीं। ठीक है। अब देखो यार, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये हमारा r है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 2r है और ये वाला हमारा r है। समझ में आया मैंने क्या कहा है? या ये कह सकते हो तुम, ये वाला r है, ये वाला r है। ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया 4r। और जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमारा है बॉडी डायगोनल, राइट। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, बॉडी डायगोनल √3 होता है। ठीक है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं 4r जो हमारा इससे आया है ये इज इक्वल टू √3r होगा, कह सकता हूं ना। तो हमारा यहां से a और r के बीच में रिलेशन आ गया। ये a है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी। ठीक है। √3a, तो मैं यहां से a लिख सकता हूं 4/√3r हो गया। तो हमारा a और r के बीच में रिलेशन आ गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। क्या था हमारा n इफेक्टिव, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है। प्रोडक्ट में 4/3 πr3, क्योंकि हम एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। स्फीयर की वॉल्यूम है हमारी, मतलब एक एटम की वॉल्यूम है हमारी यहाँ पर ये, और डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम। यूनिट सेल की वॉल्यूम मतलब कि a³ मतलब कि 4r/√3 का क्यूब। हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट की है a की। ठीक है। यहाँ से यार हमारा r³ तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अभी यार हमारा पास क्या बचा है, 2 इंटू में 4/3 π4³ और यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास √3 का क्यूब। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बचा है 2/16 पाई और √3, राइट। और यहाँ पर ये 8 हो गया, तो ये बच गया हमारे पास √3 π/8। ठीक है। तो जो हमारा अब ये जो आया है इसको हम लिख सकते हैं 0.68। तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.68 आएगा। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 68% हमारी इसकी ऑक्यूपेंसी आ जाएगी बीसीसी के केस में। ठीक है। चीज समझ में आई? तो ये था सिंपल सी चीज, है ना। अब ऐसे तुम एफसीसी के निकाल लोगे। ठीक है। इन चीजों में कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी एक चीज ऐसे डिस्कस करेंगे हम, हो सकता हो तुम्हारे लिए नई हो, तुमने 12th में ना की हो, वो यार हम बेसिस देखेंगे। ठीक है। अभी देखो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बीसीसी,
इसको हम सिंगल एटम बेस मानकर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास बेसिस ही लैटिस है और वहां पर हम एटम्स प्लेस कर रहे हैं। लेकिन हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायटोमिक के उसमें, ठीक है, कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस है, उसके अंदर हम डायटोमिक बेसिस पुट कर रहे हैं और वो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बन जाए। ये समझ में आ रही है? तो अभी हम वही चीज देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यार एक बार मैंने एक चीज पहले डिस्कस की थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा चीज, ठीक है। ये स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्कस की थी, शायद से सेकंड वीडियो में डिस्कस की थी ये चीज, कि हमारे पास ये लैटिस है, ठीक है, मतलब कि सारे जो पॉइंट्स हैं लैटिस पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारा लैटिस है। साथ में यार हमारे पास बेसिस है, बेसिस यार मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा इसका, तब हम लैटिस पॉइंट पे इस एटम को पुट करेंगे, एटम मतलब जो हमारा ये बेसिस है ये, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे तो जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि अब हमने उन जो लैटिस पॉइंट थे उसकी जगह पर हमने एटम प्लेस कर दिया, राइट। ये हमारे सिर्फ पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, और ये हमारे एटम्स हैं। दोनों में चीज समझ में आ रही है? ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये हमारा लैटिस है और ये हमारे बेसिस हैं, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर। सेकंड लेक्चर में थी चीजें, वहां पे भी मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी कि कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है। और हम इन आइटम्स को स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यार एक चीज देखने लायक है कि जो हमारे यहाँ पर बेसिस है सिंगल एटॉमिक बेसिस है, राइट। अगर मैं इसको ये कहूँ कि हमारे पास डायटोमिक बेस है, मतलब कि एक एटम और हमारा साथ में इसके यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो जो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें ऐसी एटम लाई कर रहा होगा हर पोजीशन पर। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे डायटोमिक बेसिस, ठीक है, मतलब वहां पर एक एटम ना होकर दो एटम है, ठीक है। अभी हम यही चीज, ये 2D में है, ठीक है, अब यही चीज हम 3D में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यार जो ये वाला आइटम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, हो सकता है वो बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है, कि अगर सपोज करो ये ए है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो ए है, अगर इसका जो वेक्टर है दूसरे वाला वो a/2 पर हो, तो जो वो एटम होंगे वो सेंटर में लाई कर रहेंगे। ये मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ उनको, मैं आपको थोड़ा सा इजी रहेगा फिर बीसीसी में चीज समझनी बिल्कुल ही, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ये यहाँ पर हो जाएंगे। अभी मैं इसका बेसिस वेक्टर लिखता हूँ, ठीक है, आपको सब कुछ चीजें क्लियर होंगी। सपोज करो यार एक जो हमारा एटम है, हम डायटोमिक है, ठीक है। अब इसका जो वेक्टर हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो, कि हमारे पास ये दो एटम है, एक तो हमारा ये वाला है, ये वाला तो हमारा यही वाला है, ठीक है, और जो ये वाला है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ये वाला एटम यहाँ पर है, ठीक है। अगर मेरे को इनका पोजीशन वेक्टर पता है दो का, अगर ये वाला सपोज करो ये 0 पे है, 0 0 पॉइंट मतलब कि लैटिस पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। अगर वो और कुछ हो ये 0 0 की जगह, तो वो लैटिस पॉइंट की पे लाई नहीं कर रहा है, उसके कहीं साइड में लाई कर रहा है, उसका मतलब ये है, ठीक है। अगर वो 0 0 0 है तो मतलब कि वो उस लैटिस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अभी सपोज करो यार जो हमारा इससे यहाँ पर ये जो वेक्टर है, जो मैं यहाँ पर डार्क किया है मैंने अभी, ये वाला जो वेक्टर है ये ऐसे है a/2 a/2। यार यहाँ पर ये 3D में नहीं आएगा, 2D में ही है, क्योंकि हमारा 2D है तो मेरी थर्ड जेड एक्सिस नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है तुम में से काफियों ने नोट भी कर ली ये चीज, है ना, a/2 होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो जो ये वाला सेंटर में एटम है ये a/2 है सारे के सारे इसके, ठीक है। हर एटम के मतलब a/2 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 ये वेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक एटम होगा, ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे होगा एंड सो ऑन, मतलब पूरे लैटिस में वो स्पैन करेगा। ये चीज चीज समझ में आ रही है? तो मैं इसके जो बेसिस हैं यार वो हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके बेसिस हैं डायटोमिक के। तो हमारे पास जो लैटिस पॉइंट था वो सिंपल था, तुम ये कह सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर लैटिस था, ठीक है, या तुम स्क्वायर जो भी कैसे मानना चाहो वो मान लो, ठीक है। मैं ए और बी इसके लेटेस्ट पैरामीटर अलग अलग मान रहा हूँ एक जनरल केस के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैटिस था, ठीक है। हमारे पास डायटोमिक बेसिस आए और उसने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। चीज समझ में आ रही है? क्योंकि अब यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर लैटिस तो है लेकिन उसके सेंटर में भी एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर्ड
रेक्टेंगुलर। चीज क्लियर है ना, सिंपल था। अभी यही चीज हम 3D में देखने वाले हैं। हम वहां पर सिंपल क्यूब लेंगे और फिर डायटोमिक बेस लगाएंगे उसके अंदर, और हम बीसीसी और एफसीसी स्पैन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी लेते हैं, तो पहले बीसीसी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बीसीसी को स्पैन करने वाले हैं एससीसी से। ठीक है, हमारे पास सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्या है, मतलब कि हमारे जो लैटिस पॉइंट है वो सिर्फ कॉर्नर पर है, राइट। और अब हमारे पास डायटोमिक बेसिस है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दो एटम है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। अब बीसीसी के लिए यार ये दोनों एटम जो हैं वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें जो दो डायटोमिक बेसिस हैं अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब कि एक अलग है एक अलग है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। ठीक है, मतलब जो जो एलिमेंट है हमारा वो अलग अलग है। अब जैसे कि NaCl है, उसमें सोडियम अलग है Na और Cl अलग है, मतलब दो अलग अलग टाइप के एटम है। ठीक है, तो हम वो एग्जांपल्स भी अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम बीसीसी के लिए दोनों एटम सेम है हमारे। ठीक है, अभी हम उन चीज के भी देखेंगे, स्ट्रक्चर आगे ZnS का देखेंगे, NaCl का देखेंगे, है ना। तो हमारे पास दो हैं, अभी हम इससे बीसीसी बनाने वाले हैं। ठीक है, अब बीसीसी बनाने के लिए यार हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला एटम है हमारा, जो ये वाला एटम है, ये वाला हमारा लेटिस पॉइंट के ऊपर प्लेस होने वाला है, मतलब कि ये वाला यहाँ पर जाके प्लेस भी होगा, यहाँ पर भी प्लेस होगा, यहाँ पर भी प्लेस होगा। ठीक है, मतलब हर जगह, हर जो हमारे कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर पर ये वाला एटम जाकर प्लेस होगा, और साथ में जो ये वाला एटम है वो उसके साथ जाएगा, और वो हमारा बॉडी सेंटर एटम बनेगा। जो एक बॉडी बीसीसी में होता है ना, एक सेंटर में एटम, ये जो वाला है ना, ये वहीं पर जाएगा, मतलब कि ये वाला एटम यहाँ से यहाँ पर प्लेस होगा इसके सेंटर में। ठीक है, ऐसे ही जो यार ये वाला एटम यहाँ पर जा रहा है, इसका जो इसके साइड में यूनिट सेल होगा ना, उसका सेंटर बनाएगा ये वाला एटम। चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो मतलब मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर को, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी उस चीज से। ठीक है, ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये रहा, ये हमारा, ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में, इसके क्लियरिटी आएगी फिर आपको। ये है, ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी पीछे, जो अभी मैंने साइड में फिगर में एक्सप्लेन किया था, मैंने ये कहा था कि एक एटम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसके साथ में हमारा एक और एटम आएगा एज अ बेसिस। ठीक है, क्योंकि हम डायटोमिक बेसिस ले रहे हैं, वो इसके सेंटर में जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही जो इसके ऊपर आएगा डायटोमिक बेसिस, एक तो यहाँ पर आएगा, और जो दूसरा एटम होगा वो इसके सेंटर में आएगा। चीज समझ में आ रही है। ऐसे जो यहाँ पर आएगा वो इस साइड वाले के सेंटर में जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इस वाले का कहां पर जाएगा, जो इसके ऊपर होगा यूनिट सेल, उसके सेंटर में जाएगा। और जो यहाँ पर एटम होगा, उसका जो सेकंड एटम होगा वो यहाँ पर जो इसके ऊपर होगा उसके यूनिट सेल के साइड में जाएगा। अब पीछे वाले का क्या, अब जो यहाँ पर होगा, वो जो इसके जो पीछे यूनिट सेल है ना, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके जो पीछे यूनिट सेल है उसके ऊपर वाले में जाएगा। चीज समझ में आ रही है। और जो इसके पीछे यूनिट सेल होगा उसके ऊपर वाले यूनिट सेल में जाएगा। अभी इस वाले का कहां पर जाएगा, जो इसके जो पीछे यूनिट सेल होगा उसके बॉडी सेंटर में जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला है वो इस साइड वाले यूनिट सेल के जो पीछे होगा ना, उसके सेंटर में जाएगा। चीज समझ में आ रही है। तो हमारा ऐसे करके पूरा का पूरा बीसीसी स्पैन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल क्यूबिक तो यार हमने लैटिस लिया है यहाँ पर, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस है। ठीक है, और हमने बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो यार ये फर्क है सिंगल एटॉमिक बेस में और डायटोमिक बेस में। ठीक है, अगर हम सिंपल क्यूबिक में सिंगल एटम प्लेस करेंगे तो वो सिंपल क्यूबिक ही रहेगा, लेकिन अगर हम वहां पर सिंगल एटम की जगह डायटोमिक बेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम दो एटम प्लेस कर रहे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हमारे 0 0 0 और दूसरा होगा a/2 a/2 a/2, अगर ये एटॉमिक बेसिस है उनके तो वो बीसीसी स्पैन कर देंगे। ठीक है,
तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम BCC को सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम जो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बनेगा वो हम सिंपल क्यूबिक लैटिस से भी बना सकते हैं। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हम यार ऐसी FCC है, FCC का खुद से करना चाहोगे क्या? तो अभी हम देखते हैं हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यार ये वाला तुम्हें खुद से विजुलाइज करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अगर तुमने 12th में अच्छे से नहीं किया है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। अगर तुमने 12th में किया है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा फिगर देख के हल्का सा कि क्या क्या है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं, थोड़ा विजुलाइज कर लेना, क्योंकि तुम्हें मेरी हैंड्स की मूवमेंट नहीं दिख रही है तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यार इसमें क्या है, हमारे पास एक हेक्सागन है सबसे पहले तो, ठीक है, जो हमारा टॉप और बॉटम लेयर जो हमारी वो हेक्सागन की बनी हुई है, और एक बीच में ट्रायंगुलर लेयर है, ठीक है, मतलब सैंडविच है बेसिकली। एक ऊपर हेक्सागन, फिर एक ट्रायंगुलर और फिर एक हेक्सागन, ठीक है। तो जो यार हमारे जो हेक्सागन हेक्सागन दो हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा है A। सॉरी, हम इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसी से चलते हैं। और जो है हमारा हेक्सागन की है जो लेंथ है वो है A, मतलब जो लैटिस पैरामीटर है बेसिकली वो A है हेक्सागन के केस के लिए, और जो हाइट है वो C है। तो हमारे जो A और C दो लैटिस पैरामीटर है हेक्सागनल के, उसके हेक्सागन क्लोज पैक स्ट्रक्चर के। ओके, क्लियर है। तो अभी यार इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा विजुलाइज करो कि कैसा है। अगर ये एटम हम पूरा एक्सपेंड कर दें और एक दूसरे को टच करें तो हमारा जो नीचे वाली फिगर है वो वैसी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो जो हमारे ये वाली ट्रायंगल है, मैं इसको ब्लू, डार्क ब्लू ले लेता हूँ एक बार, बेटर। तो अभी सपोज करो यार जो हमारी ये वाली चीज है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल यार स्ट्रेट ट्रायंगल नहीं है। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि जो ये ऊपर वाला है, मतलब जो ये वाला एटम है, ये वाला थोड़ा सा बैकवर्ड है फ्रंट वाले एटम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। चीज समझ में आ रही है कि यार देखो हमारे पास तीन एटम, तुम इसको ऐसे समझो कि हमारे पास तीन एटम है ये ऐसे, या तुम बॉल समझो, अगर तुम फिजिकली पिक्चर लेनी है तुम्हें, कि तुम्हारे पास अगर चार बॉल हैं, ठीक है, और तुमने तीन बॉल ऐसे प्लेस कर दी, ठीक है, नीचे, और फिर हम अगर हम फोर्थ एटम प्लेस करें इसके ऊपर, तो ये वो वाला सीन है। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम इसको अब तुम इस वाली चीज को अगर साइड व्यू से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, लेकिन जो ये वाला ऊपर वाला आइटम होगा थोड़ा सा पीछे होगा, राइट। चीज समझ में आ रही है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? ठीक है। तो अभी यार हमें निकालना है ए और सी के बीच में रिलेशन। अभी हम उसके लिए मेहनत करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर तुम्हें नहीं आता है तो कैसे निकालते हैं, वैसे तुम्हें आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा यार C/2 डिस्टेंस होगा, ठीक है। अभी एक चीज और यार, जो हमारे C/2 है ये A के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो एटम है हमारा वो ऐसे नहीं है यहाँ पर वर्टिकली, ठीक है। अगर वर्टिकली ऐसे होते एटम्स हमारे तो ये C/2 होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो हमारा जो ये वाला सीन नहीं है वर्टिकली। अभी वर्टिकली क्या सीन है यार हमारा, थोड़ा सा ऐसे है एटम, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला है ना, ये वाला C/2 है, तो ये A के इक्वल नहीं है। A हमारा जो है वो ये है। चीज समझ में आ रही है? इतना क्लियर है? ठीक है, ये वाला हमारा A है। ओके, क्लियर। अभी बात करते हैं दोबारा से, जो हमारे बॉटम में तीन लाई कर रहे होंगे, जो हमने एटम, ये जो मैंने बॉल वाली पिक्चर तुम्हें दिखाई है, अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बॉटल लाइन लेते हैं, जो बॉटल सरफेस है वो देखते हैं। बॉटम सरफेस जो है ये देखो, वो हमारा हेक्सागन है, ठीक है। पहली चीज तो ये, मतलब कॉर्नर्स पर हमारे एटम प्लेस्ड हैं, ठीक है। तब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा है बॉटम वाला, ठीक है। अगर हम इसको एटम्स को एक्सपेंड करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। ये रेगुलर हेक्सागन है, थोड़ी सी सिमेट्री ब्रेक हो रही है, तो उस चीज से समझ जाना, तुम कंसेप्ट देखो, ठीक है। अगर मैं इन तीन ट्रायंगल्स को ड्रॉ करूं तो मतलब ये कुछ कुछ वैसे दिख रहा है उसी फॉर्म की, ठीक है। ऊपर मतलब तीन बॉल प्लेस करना जैसा, ठीक है। मैंने सिर्फ तीन वो लिए, तो भी एक बीच में यार हमारा एक गैप फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अभी इस गैप का हमें क्या करना है वो देखना है। तो इस गैप की यार एक चीज देखो तुम पहले, कि जो हमारा एक गैप है इसके बीच में एक पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जो हमारे बीच में गैप है उसका जो सेंटर है उससे हमें एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और फिर हमारे ऊपर एक एटम प्लेस होगा इनके ऊपर, राइट। और उसकी हाइट क्या होगी, C/2, करेक्ट। और जो मैंने वो ये व्यू ड्रॉ किया, ये वाला
ये वाला मैं कह सकता हूँ ये वही व्यू होगा जो इसके ऊपर एटम प्लेस होगा वो वाला, और एक ये वाला एटम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट ए है अगर, और मैं इसको पॉइंट ए मान लूं, तो जो ये वाला बी पॉइंट सपोज कर लो मैं इसको, इस वाले को, ठीक है, तो जो ऊपर वाला एटम होगा वो बी फॉर्म कर रहा होगा मेरा। चीज समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर मैं वर्टिकल व्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला सपोज करो मेरा ए एटम है, ठीक है, और जो इसके ऊपर एटम आएगा, फोर्थ एटम जो मैंने फोर्थ बॉल कही थी, वो तब प्लेस होगा, उसका जो सेंटर है वो, उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और तो ये वाला मेरा बी हो गया हाइट वाला, ठीक है, वर्टिकली। और जो मेरा ये वाला पॉइंट है सेंटर वाला, जो गैप में जो पॉइंट है वो वाला, उसको मैं ओ कहूं। ठीक है, तो अब तुम ये वाली फिगर समझ पा रहे हो मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं इस फिगर से? ठीक है, विजुअलाइज करो, समझ में आएगी ये चीज। मैंने क्या कहा है जस्ट, कि ये वाला जो हमारा एटम है, जो मैंने हेक्सागन का बेस लिया है एक, ठीक है, वहां से आया है, वो मैंने इसको किया ए। ठीक है, अब एक जो चौथा एटम, तीन तो मेरे पे ये तीन तो मेरे पास ये वाले एटम है, फोर्थ जो एटम है वो इनके ऊपर प्लेस होगा, उसका जो सेंटर है उसको मैं कह रहा हूँ बी पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया? और जो अब ये तीन के बीच में जो गैप है उसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ओ, मतलब जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये मेरा है ओ पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये तुम्हें फिगर समझ में आ गई होगी बी ओ ए कहाँ से आया। ठीक है, तो अब ए और बी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब ए और बी क्या है मेरे यार, दो एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है ए, राइट। ओ बी का डिस्टेंस मुझे पता है c/2, राइट, क्योंकि वो हमारी हाइट है, मैं ऊपर एक्सप्लेन किया था, मैंने कहाँ पर किया था, ये वाला ए बी। ठीक है, ए बी c/2 है मेरे पास, तो इतना मेरे को आ गया। अब मुझे सिर्फ ओ ए निकालना है यहाँ से। ठीक है, अगर मुझे ओ ए पता होगा तो क्या मैं ए और सी के बीच में रिलेशन लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल लेके आ सकता हूँ मैं, है ना। तो मुझे ओ ए निकालना है पहले, तो अभी ओ ए निकालने की मेहनत है यार। अगर हमारे पास ओ ए आ गया तो मैं ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी फिगर क्लियर हो गई अब बिल्कुल। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने फिगर के लिए, अपना जो मैं कह सकता हूँ कि जितनी मैं कोशिश कर सकता था ऐसे मैंने की है। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं ओ ए। तो ओ ए निकालने के लिए यार हमें क्या करना होगा, देखो ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं सी है मेरे पास, और ये वाला पॉइंट मेरे पास डी है। ठीक है, मैं अब दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा सी है, और ये डी है। चीज समझ में आ रही है? मतलब जो ऊपर वाले जो तीन बॉल्स थी मैंने उसका दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी यार जो ये वाला जो सेंटर होगा ना मेरा, जहाँ पे गैप आ रहा है, वो वाला इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन तीनों का। ठीक है, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा ओ होगा। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट मेरा ई है। अब यार इस इंटरसेक्शन पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये वाला 2 होगा और ये वाला 1 होगा। ठीक है, तो मैं इससे कह सकता हूं कि जो मेरा डी ई का 2/3 पार्ट होगा, सॉरी मैं डी ई की जगह ये इस पॉइंट को लेता हूँ, एफ पॉइंट को। ठीक है, ये वाला, क्योंकि हम ए से कर रहे हैं ना तो तुम्हें समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि ए एफ का 2/3 पार्ट मेरा ओ ए होगा, राइट। मैं ये कह सकता हूँ इस फिगर से, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली फिगर से। सिंपल ट्रायंगल की यार प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की है कि तब भी हमारे ये, अगर ये मीडियंस है हमारे ये वाले पॉइंट इन लाइंस पे करते हैं, तो जो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो आता है सबसे पहली बात। एक ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो रेशो में, जो इंटर का ये जो डिवाइड होते हैं रेशो में, वो 2:1 में होते हैं। ठीक है, तो वहां से ये मेरे पास आ गया 2/3 ए एफ आ गया। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं इस ट्रायंगल से ए एफ निकाल लूंगा, और ए एफ निकालने के बाद मैं ओ ए निकाल लूंगा, और ओ ए अगर मेरे को मिल गया तो मैं ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ इस अपर ट्रायंगल का यूज करके, राइट। तो करें फिर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए एफ। तो ए एफ निकालने के लिए यार मुझे क्या करना होगा, ए एफ है क्या यार हमारा, ए एफ पाइथागोरस लगाओ यार ए एफ डी में। ठीक है, तो मेरा अगर मैं ए डी का स्क्वायर माइनस एफ डी का स्क्वायर अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास ए एफ आ जाएगा, राइट। तो ए डी क्या है हमारा, ए है, और एफ डी क्या है हमारा, a/2 है, क्योंकि वो हमारे मीडियन है, राइट। मतलब एक मिडल पॉइंट है ना हमारा उसका,
साइड का, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको तब सोल्व करेंगे यार तो हमारा √3a/2 आ जाएगा AF, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, OA निकालना है हमें, तो OA क्या है हमारा 2/3 AF, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 √3a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट और a/√3, OA आ गया हमारा a/√3, ठीक है। अभी हमें दोबारा से ऊपर चलना होगा। ऊपर क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला OAB, ठीक है। अभी हमने OA निकाला नीचे a/√3, राइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं, ठीक है, तो वो क्या होगा, AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB², राइट। अभी वैल्यूज पुट कर दो सारा की और हमारा आंसर आ जाएगा A², OA क्या है हमारे पास a/3, A²/3, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। और फिर OB² क्या हो गया C²/4, ठीक है, क्योंकि OB जो है वो C/2 है, ठीक है। तो अब इसको जस्ट सोल्व कर लो और आ गया हमारे आंसर। तो यहाँ पर आ गया 2A²/3 इज इक्वल टू C²/4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया C²/A² इज इक्वल टू 8/3, ये हमारा आंसर हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C/A इज इक्वल टू 8/3 यहाँ से अरे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि C/A की रेशियो क्या होती है हेक्सागन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, ये समझ में आ रही है। तो ये हो गया। तो C/A की यार तुम्हें रेशियो निकालनी आए या ना आए, अगर तुम्हें याद भी है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ये हेक्सागन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हें समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है ना भी आया हो, तो थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, आ जाएगा। क्योंकि यार देखो इससे ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता था मैंने कि मैंने हर एक एलिमेंट को अलग अलग निकाला है, ठीक है। फिर मैंने बताया है बोल्स का एग्जांपल लेके तुम ऐसे प्लेस करके निकाल सकते हो। थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो यार, आ जाएगा। शायद फर्स्ट टाइम में ना आए, सेकंड टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें 12 से ही आता है यार तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इतना क्लियर है, ठीक है। तो यार अभी आगे बढ़ते हैं हेक्सागन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ठीक है। सी और के बीच में हमने रेशियो निकाल ली, ठीक है। अभी आते हैं यार हम मेन बात पे, जो हमने ऊपर अभी सिंपल क्यूबिक के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, वही अब हम इसके एचसीपी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। एचसीपी यानी कि हमारा हेक्सागन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो फिर करते हैं हम शुरुआत। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर्स यार क्या होंगे, सोचो एक बार। तो नियरेस्ट नेबर यार सपोज करो तुम ये अब दोबारा फिगर पे चलते हैं एक बार। ये हमारे पास फिगर है ये ऊपर वाली ले लो, ऊपर वाले से ज्यादा वो रहेगा, ठीक है। हेक्सागन का यार जो बीच में सेंटर में है ना, ऊपर वाली लेयर में, टॉप लेयर में, ये वाला जो हमारे पास एटम है इसको कंसिडर करो, दिख रहा है ये वाला एटम, मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कंसिडर करो, ठीक है। अब इसके अराउंड यार तो हमारे पास ये वाला आइटम है ए डिस्टेंस पे, ये भी ए पे है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो कितने पे है बताओ, ये भी ए पे है, मतलब सारा ए डिस्टेंस पे ही होंगे इसमें आइटम, ठीक है। मतलब क्योंकि सारे एक दूसरे से टच हैं, ठीक है। तो जितने भी नियर बाय हैं वो एक दूसरे के टच हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास यही होगा, यही होंगे इस केस में, ओके क्लियर है। और नीचे वाला तो यार सी वा तो बहुत दूर हो गए, ठीक है। तो वो तो नियरेस्ट नेबर है नहीं, तो जो नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस है वो ए ही है इस केस में, ठीक है। तो अब यार इस प्लेन में, हेक्सागन का जो प्लेन है, इस प्लेन में ही हमारे पास कितने हैं वो देखो पहले। तो देखो यार 6 नियरेस्ट नेबर तो तुम्हारे यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्लेन पे है हमारे 6 तो, ठीक है। और 3 तुम्हारे यार नीचे हैं, जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है एक नीचे वो है, ठीक है। जो ट्रायंगल वाली लेयर है ना नीचे, 3 वहां से आ गए। और ऐसे यार एक 3 ऊपर होंगे, 3 एक ट्रायंगल की लेयर एक ऊपर भी तो होगी यार, जो हमारा यूनिट सेल है ना, रिपीटिंग यूनिट है ना। तो 3 ऊपर भी होंगे। तो यार ऐसे ही जो हमारा, जो हमने सेंट्रल एटम चूज किया है हेक्सागन की टॉप लेयर में, उससे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 12। ऐसे यार तुम कोई भी रैंडम एटम पिक कर लो, हर एक के उसमें 12 आएगा, लेकिन सबसे इजी वहीं से निकालना था तो मैंने इसलिए वहां से निकाला है। क्योंकि यार तुम देखो नीचे वाला जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो भी अपनी लेयर में एक हेक्सागन क्रिएट कर रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। अगर तुम पूरे स्ट्रक्चर को एक विजुलाइज करोगे ना, तो जो हमारा जो 3 जो है ना,
बीच में जो सैंडविच है जो ट्रायंगल, वो भी एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा होगा उस लेयर में भी, ठीक है, लेकिन हम यूनिट सेल में सिर्फ वो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो तुम्हारा टॉप वाली और बॉटम वाली हेक्सागन की लेयर है उसमें भी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अगर हम बीच वाली में हेक्सागन लेंगे तो ऊपर और नीचे वाले में ट्रायंगुलर लेने पड़ेंगे। तुम इस ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो इस चीज को। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इसका, समझ में आ गया इतना। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा यहाँ से 12, ठीक है। अभी सेकंड चीज क्या थी, एटॉमिक रेडियस में और लैटिस पैरामीटर में रिलेशन। ओके, तो यार देखो एटम कनेक्ट है सारे ऊपर हेक्सागन में, ठीक है, मैंने 2 एटम बनाए हैं, लेकिन अगर तुम पूरा हेक्सागन बनाओगे तो कनेक्ट है सारे के सारे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ A इज इक्वल टू 2R है, ठीक है, और C और A के बीच में यार हमें रिलेशन पता ही है, C बाय A की जो रेशियो है अंडर रूट ये है, तो हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चीज समझ में आएगी, मतलब C बाय 2R लिख के मैं C और R में भी रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे रिलेशन, ठीक है। यार बीच बीच में यार मैं नीचे लिख देता हूँ इसमें स्क्रीन पे, तो तुम्हें विजिबल नहीं होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ साथ के साथ, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। ओके, ठीक है, बस जस्ट मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की है इस वाले में, ठीक है, इस वाले मैंने जस्ट ए की वैल्यू पुट की है आर के टर्म्स में और मैंने निकाल दिया। ओके, ठीक है। तो अभी यार नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं यार इफेक्टिव नंबर क्या है, क्योंकि हमें देखो हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन तो हमें निकालना है, उसमें इफेक्टिव की भी जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम वो निकालते हैं पहले। तो अभी देखो यार इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले यार हम देखते हैं लेयर बाय लेयर चलते हैं, ठीक है। एक ऊपर हेक्सागन की लेयर है हमारे पास, राइट, एक बीच में ट्रायंगल है हमारे पास और एक फिर हेक्सागन है नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ही कर लेते हैं, देखो ट्रायंगल पूरा एंक्लोज्ड है इसके अंदर, राइट, जो हमारे पास ट्रायंगल है पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर एंक्लोज्ड है, ठीक है। तो हमारा 3 एटम का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ से आ गया एक यूनिट सेल के अंदर। ओके, तो ये अब ये 3 एटम्स का हमें क्लियर है, ठीक है, कि तीनों के तीनों पूरे अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये 3 एटम का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अभी यार हम बात करते हैं ऊपर हेक्सागन वाले की बात, ठीक है। अभी यार हम खाली टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, 6 एटम है यार हमारे पास टॉप लेयर में, ठीक है। अभी उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखो यार कितना है, अभी यार हमारे पास एक हेक्सागन होता है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हमारे पास हेक्सागन है, उसके अंदर एंगल कितना होता है यार 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिवाइडेड बाय 360, तो यार 1/3 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। प्लस यार हमारा जो इसका हाफ ही पोर्शन लाई कर रहा होगा, हाफ तो ऊपर वाले में जाएगा ना, हाफ नीचे वाले में आएगा, तो एक हाफ का फैक्टर वहां से आएगा हमारे पास, तो 1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल के अंदर एक कॉर्नर एटम की वजह से। चीज समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पर 1/6 का कंट्रीब्यूशन लेंगे इधर, ठीक है। और यार चलो यहाँ मैं टॉप और बॉटम की अलग अलग ही बात करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारा आ गया 1 एटम, ठीक है। अब एक हमारा यहाँ पर सेंटर में एटम प्लेस है यार, देखो अब सेंटर में प्लेस है तो हाफ ऊपर वाले में जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन और हाफ नीचे वाले में आएगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री एंगल ही उसके अंदर है यूनिट सेल के अंदर, राइट। तो +1 वहां से आएगा, ठीक है, ओ सॉरी प्लस हाफ वहां से आएगा, हाफ एटम आएगा ना हम यहाँ से, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास 3/2 एटम आ गया, कंप्लीटली 1 एटम नहीं है ऊपर वाली लेयर से, ठीक है। और ऐसे ही सेम जैसे ऊपर वाले के लिए निकाला है हमने, वैसे सेम नीचे वाले के लिए आएगा यार, सेम लगेंगी सारी की सारी चीजें, तो 3/2 एटम यहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2 +3 +3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 एटम पर सेल, ठीक है। तो ये हमारा है एन इफेक्टिव की कैलकुलेशन। चीज समझ में आई, क्लियर है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो आओ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। तो एन इफेक्टिव क्या है हमारे, एन इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ना हमारे पास, मतलब टोटल वॉल्यूम हम कन्वर्ट कर रहे हैं एन इफेक्टिव
प्रोडक्ट विद वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, देखो अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकालनी पड़ेगी, है ना। उसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले एन इफेक्टिव की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर 6 है हमारे पास, 6 एटम पर यूनिट सेल है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। अभी यार वॉल्यूम देखते हैं यूनिट सेल की कैसे निकालेंगे इस केस में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यार क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल है यार कि अगर हम हेक्सागन का एरिया निकाल लें, ठीक है, कि हेक्सागन का एरिया कितना है नीचे वो हम निकाल लें और फिर उसको हाइट से इंटू कर दें तो उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। हाइट क्या हमारे पास यहाँ पर सी है, ठीक है। तो जस्ट हमें एरिया निकालना है और उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एरिया यहाँ पर किसका है, हेक्सागन का। तो हेक्सागन का एरिया निकालते हैं हम। देखो तो हमारे पास हेक्सागन है, ठीक है। तो यार हेक्सागन के यार एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि ये ट्रायंगल फॉर्म करता है अंदर अंदर, ठीक है। तुम्हें मल्टीपल ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, कितनी ट्रायंगल है हमारे पास, ये 6 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 6 ट्रायंगल्स। तो क्या मैं अब यहां से कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ हेक्सागन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, करेक्ट, ठीक है। तो अब यह ट्रायंगल जो हमारी वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल और साइड क्या है उसकी ए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3, तो 3√3 डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। मतलब जो बॉटम सरफेस है उसका एरिया है ये सिर्फ, ठीक है। अभी हमें इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एरिया को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एरिया क्या है हमारा, नीचे से दोबारा देख लेते हैं एक बार, 3√3/2 ए स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अभी देखो यार एक चीज देखो अभी यहाँ पर कि ये है हमारे पास 8 पाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3√3 और 2 को ऊपर ले जाता हूं मैं। अभी a को और c को हमें रिप्लेस करना है r के टर्म्स में, ठीक है, हमने ऊपर निकाला था। ओके, तो हम वहीं चलते हैं, या मैं एक काम करता हूँ c/a की रेशो लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ a³ और c/a। कोई कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, देखो देख लो ध्यान से, अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो एक बार देखो ध्यान से, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने जस्ट a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब उससे क्या होगा यार कि मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके, ऐसा इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक मतलब दिखने में थोड़ा सा स्मूथ होता है, ठीक है। अभी a और r के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा ऊपर से, ये रहा रिलेशन, a = 2r है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 16 पाई r³ डिवाइड बाई 3√8 2r³। ओके, तो ये आ गया √8 2/3 पाई बाई 8 और r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा यार हमारे पास 2/3 √8 पाई, ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या मैंने सही निकाला है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करो यार इसको, तभी मैं देख पाऊंगा कि सही आया कि नहीं आ पाया, ठीक है। कैलकुलेशन चल रही है, थोड़ा रिजल्ट मैच हो जाएगा। तो मैं इसको ले सकता हूँ π/3√2, राइट, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो यार ये मैच कर रहा है हमारा वैल्यू, और ये आ जाएगा 0.74, ठीक है। मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74% इसकी ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। इसकी बात है HCP की, और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो FCC की भी यही होती है, 74%, ठीक है। तो इन दोनों की यार सेम होती है हमारी,
क्या होती है सेम, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसके एटम्स वॉल्यूम को वो सेम होती है। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही यार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, NaCl स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम, ZnS भी देखेंगे, ट्राई करेंगे करने की। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।